हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। तो 17-18 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एग्ज़ाम होना था और पेपर लीक होने की वजह से वह निरस्त हो गया। तो आज मैं उसी टॉपिक पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगी और मैंने किसान भाइयों के लिए अपने शब्दों में कुछ लाइनें कविता बना करके लिखी हैं। न ढेरों अशरफियों का मालिक हूँ, ना ही मेरा घर आलीशान है। मैं तो गरीब किसान हूँ साहब, थोड़े से ही मेरे खेत और खलिहान हैं। न ढेरों अशरफियों का मालिक हूँ, ना ही मेरा घर आलीशान है। मैं तो गरीब किसान हूँ साहब, थोड़े से ही मेरे खेत और खलिहान हैं। फसलों पर कभी मौसम और कभी महंगाई मार गई। फसलों पर कभी मौसम और कभी महंगाई मार गई। खून पसीने से सींचे मुट्ठी भर उम्मीदों को टूटते सपनों की कमाई मार गई। खून पसीने से सींचे मुट्ठी भर उम्मीदों को टूटते सपनों की कमाई मार गई। तो 14 और 18 और 19 फरवरी को जो पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक होने की वजह से बच्चों ने जो बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी, उनको बहुत उम्मीद थी कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी। तो जब पेपर निरस्त हुआ तो उन बच्चों के सारे सपनों पर पानी फिर गया था और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो गोरखपुर में इस निरस्त परीक्षा को लेकर के प्रदर्शनकारियों को आईपीएस अंशिका वर्मा इन शब्दों में समझा रही थी। जांच का कोई भी आधार होता है, जांच कोई हवा में नहीं होती। सरकार की कोई भी कार्यवाही का प्रोसेस होता है और 45 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठते हैं और एक साल के अंदर एग्ज़ाम कराने के लिए पुलिस टीम और पूरा प्रशासन लगता है। तो इस बार 45 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम के लिए फार्म भरा था और इन अभ्यर्थियों के एकदम सपने चकनाचूर हो गए जब इनका पेपर निरस्त हो गया। और लखनऊ के एक एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम होने ही वाला था कि एक विद्यार्थी मोबाइल लेकर के बैठा था और जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसके मोबाइल में हूबहू वही क्वेश्चन निकले जो क्वेश्चन उसके एग्ज़ाम में आने थे। तो उसी समय सिक्योरिटी को बुलाया गया और पुलिस इंस्पेक्टर की हेल्प से उसके मोबाइल को जब्त किया गया और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को रखते हुए यूपी से एग्ज़ाम को निरस्त किया गया। तो ये कहते हैं कि हमारी जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और सरकार है, पूरी चाक चौबंद रहती है अपराधों के लिए। तो मुझे लगता है कि अपराध होने के बाद इतना चाक चौबंद हो जाना, उसकी इंक्वायरी करना, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके सपनों पे एक तरह से पानी फेरना है। क्योंकि ये जितने भी बड़े से बड़े अपराध पनपते हैं, चाहे वो आईपीएस, यूपीएस या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम का पेपर लीक होना या फिर 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, तो ये इसमें जितने भी शिक्षा अधिकारी होते हैं वो भी शामिल होते हैं। क्योंकि ये सारे शामिल होकर के एक सेंटर बनाते हैं और उस सेंटर में इन्हें जिस भी अपने या तो कोई रिलेशन में या सोच सिफारिश वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्ज़ाम कराना होता है, तो वहाँ पर ये उनको एग्ज़ाम कराते हैं और उनके फिर चाहे उन्हें कुछ भी नहीं आता हो, फिर वो उनके 100% मार्क्स आते हैं। और जो बच्चे कई कई सालों से पढ़ते, जिन्होंने कमरे के बाहर भी नहीं निकल कर देखा, जिनका अपने माता पिता से भी बातचीत नहीं हो पाती, साथ में नहीं बैठ पाते हैं, तो उन बच्चों के सपने एकदम धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि उन बच्चों से पहले सोच सिफारिश वाले जो बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो पेपर लीक होते हैं या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी जगह कोई कम इंटेलिजेंट बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। और कड़ी कार्यवाही करने से पहले ये देखना चाहिए कि इस तरह के सेंटर कहाँ बनाए जा रहे हैं
और इस तरह के अपराध का गिरोह कहाँ पर पनप रहा है, क्योंकि जो अपराध के गिरोह हैं ये एक ऑफिस में बैठ कर के ही आपस में डिसाइड करते रहते हैं। और जिस तरह से ये पेपर लीक हो जाता है, एक पर्सन को ये पता चल जाता है कि ये पेपर लीक हो गया, तो उसी तरह से यदि एक पर्सन को पता चल जाए कि ये इस तरह का अपराध शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, नौकरी के क्षेत्र में किया जा रहा है, तो वो अपराध रुक जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जिस तरह से कई बार बैंक घोटाले होते हैं, गरीब लोगों को लोन नहीं मिलता और यदि थोड़ा बहुत लोन मिल जाता है वो चुका नहीं पाते तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और कई बार तो इसी डर से जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। और लेकिन जो हमारे देश के बड़े से बड़े पूंजीपति, अरबपति लोग बैंक में गबन कर लेते हैं और उसके बाद में उनको पकड़ा भी नहीं जाता, अरेस्ट नहीं किया जाता, उससे पहले ही वो विदेशों की शोभा बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। और इस तरह के अपराध कोई गरीब या मध्यम वर्गीय फैमिली के नहीं करते। इस तरह के अपराध ये जो अरबपति, पूंजीपति होते हैं, इन्हीं के बगीचे में फलते फूलते रहते हैं। और मैं बताऊं कि बुलंदशहर में एक सैदपुर गांव है, तो सैदपुर गांव के लिए ये कहा जाता है कि वहाँ पर आर्मी की खेती होती है, अर्थात वहाँ पर बच्चों को बचपन से यही समझाया जाता है कि तुम्हें आर्मी में जाना है और उन बच्चों को बचपन से आर्मी के लिए ही तैयार किया जाता है। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम फैमिली के या गरीब लोग हैं। और जो हमारा भारत है, हमारे भारत में भी आधी से भी ज़्यादा आबादी है जो वो गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो जो ये आर्मी, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी बच्चे करते हैं तो ये कई साल से करते हो। इस साल भी जो वैकेंसी आई है वो 5 साल बाद आई है। और कई तो किसान ऐसे होते हैं कि जो उनके पास खेत होता है उसको या तो गिरवी रख देते हैं और या फिर उस खेत को बेच देते हैं कि जब हमारे बेटे की जॉब लग जाएगी फिर जो पैसा आएगा तो हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे। और या तो इतने साल बाद वैकेंसी आती है और या फिर वो पेपर लीक हो जाता है। तो इस बार तो ये हमारी सरकार की बहुत ज़्यादा कृपा रही कि 6 महीने बाद दोबारा से पेपर होगा और इसी तरह से कार्यवाही चलती रही। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जितने भी शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर जितने भी अपराध पनपते हैं और अपराधों की तरह ये भी कम हो जाएंगे। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि पिछली सरकार में भी घोटाले होते थे। तो मैं ये कहती हूँ कि हमको अपने पास्ट से कुछ सीखना चाहिए। पास्ट में यदि हमने कोई गलती की हो तो हम फ्यूचर में उस गलती को दोहराएंगे नहीं। हमको उससे ये सोचना चाहिए कि पास्ट में यदि गलती हुई है, इतने लोगों का नुकसान हुआ है, तो अब फ्यूचर में वो नुकसान ना हो। तो इसलिए जो सरकार कार्य करती है उसको करते रहना चाहिए। और जो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं वो पार्टियों को लेकर के आपस में झगड़ते रहते हैं और शॉर्ट्स पर भी भद्दे भद्दे टाइप के वीडियो डालते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें इस टाइप के वीडियो नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये सभी संविधान में नागरिक का एक अधिकार होता है कि वो किसी भी पार्टी में रह सकता है। और ये संविधान के खिलाफ है कि आप व्यक्तिगत ढंग से किसी को भी, यदि वो किसी पार्टी में है तो गाली गलौज कर रहे हैं या फिर अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो भी पब्लिक प्लेस में रह करके, तो ये तो एक ऑफेंस है। और जिस तरह से एग्ज़ाम निरस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम भी निरस्त होते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके माता पिता को बहुत गंभीर बीमारी होती है और एक तो उनका गंभीर बीमारी के लिए इलाज चल रहा होता है, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही दुखद विडंबना की बात बताती हूँ मैं कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करते करते में ही उनके माता या पिता दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन जो उनके माता या पिता जिनकी डेथ हो जाती है वो अपने बच्चों से बोल करके जाते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना और उससे क्लियर करना। तो ये देखिए हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं जो इतना मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप भी बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से उनके साथ में रहते हैं। तो बस मैं आखिर में भी यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये पेपर लीक होते हैं या 5-5, 6-6 साल बाद वैकेंसी आती है,
तो ये हर साल वैकेंसी आती रहे और ये पेपर लीक ना हो, ताकि जो हमारे देश के जवानों का, हमारे देश के बच्चों का उज्जवल भविष्य है सरकार के हाथों में, तो उसकी बागडोर जो है सुनहरे अवसरों को प्रदान कर सके।